नमस्कार। सुशील जी की भविष्यवाणी सही हो रही है और पिछले दिनों आ, प्रभु जगन्नाथ का भोग भी दूषित दूषित हो गया। भविष्यमाल का भी सही हो रही है। इजराइल हमास के मामले में पूरी दुनिया जो हमास है उसके पक्ष में उतर रही है। भारत के प्रधानमंत्री भी पैतरा बदल चुके हैं। पहले इजराइल के पक्ष में ट्वीट किया था, अब हमास के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। इजराइल के पक्ष में कहा कि अपने ट्रोलर्स मास्टरवादियों को छोड़ा, हिंदुओं को बरगलाओ, हिंदू उसकी तरफ, और अब पासमानदा को बरगलाओ। पूरी दुनिया देख रही है कि वो इस्लामिक कट्टरता के आगे कैसे सारी दुनिया सरेंडर कर रही है। तो क्या ये विनाश की आहट है? इससे हम बात करेंगे सुशील जी से और जानेंगे कि क्या सचमुच भविष्यमाल का जो कह रही है वो होने जा रहा है। आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, सभी नमस्ते। दर्शकों को नमस्कार। सुशील जी, जब एकम सनातन भारत का उदय हो रहा था तो आप पहले से इसकी कुंडली देख रहे थे, तो आपने कहा था जीतेगी लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो नाम के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा, हमें सैंबल तक नहीं दे रहे हैं। आप पहली बात तो आज आप लोगों को मतलब पूरी पार्टी को सभी सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मतलब बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी बात है, नाम मिलना और एक ही सिंबल पर पूरे स्टेट में लड़ने की अनुमति मिलना, यह बहुत बड़ी जीत है। अभी आगे आगे देखिए, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, वो आपने कहा था। तो मेरे घर में कहा जाता है कि यार सुशील जी ने कहा था संघर्ष करना पड़ेगा, तो संघर्ष करो भाई। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष का ही नतीजा है कि आज हाईकोर्ट के जरिए मुझे लगता है बहुत कम पार्टियां होंगी जो हाईकोर्ट के जरिए जो अपना नाम करवा पाती हैं। बाकी तो चुनाव आयोग ही नाम देता है। ये शायद पहली ही पार्टी इस तरह की है जो हाईकोर्ट से जिसके नाम को क्लियर किया जा रहा है। जी, ठीक बात है। सुशील जी, पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि दुनिया किस उथल पुथल से गुजर रही है। हमास ने अटैक किया इजराइल पर, इजराइल के छोटे छोटे बच्चे मार दिए, महिलाओं के गला भ्रूण तक की हत्या की। इसके बावजूद नैरेशन वार में मलिक्स कहीं आगे हो गए हैं। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष वो आतंकवादी के पक्ष में खड़े हैं। ऐसा क्या जादू है इन आतंकवादियों में कि ये मारते भी हैं और सहानुभूति भी बटोर लेते हैं? किस तरह की प्रकृति है इनकी? देखिए प्रकृति तो मुझे लगता है कि ये शुरू से ऐसे रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो इनका संहार राक्षसों का भगवान श्री राम ने किया और मुझे लगता है जो बच गए वो इन्हीं के वंशज हैं। और ये ऐसा मैंने भी सारे विजुअल्स देखे तो बड़ा मतलब कष्टप्रद है। अब क्या कहा जाए इसमें। सही बात है, कष्टप्रद है। सुशील जी, आपने भविष्यवाणी की थी और इस साल के प्रारंभ में ही की थी कि दुनिया अक्टूबर में बड़े संकट से गुजरने वाला है। एक ग्रह तो हमने ग्रहण देख लिए, अब दूसरा ग्रहण आने वाला है। क्या ये अक्टूबर, अभी ये दो युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और रसिया का जो पिछले साल से चल रहे हैं, और हमास और इजराइल का शुरू है। क्या ये जो ये इस साल दुनिया विश्व युद्ध में घुस रही है, प्रवेश कर रही है? देखिए अभी अभी की जो स्थिति है आज इसमें है 19-20 तारीख, आज इसमें है 20 तारीख, तो 10 दिन और बचे हैं जब राहु अपना स्थान बदलेगा। अभी क्या है, राहु, केतु, शनि, मंगल और बुध और सूर्य ये सब एक धुरी पर हैं और ये धुरी यहाँ पे अगर हम इजराइल की कुंडली देखें, इजराइल की कुंडली में ये धुरी सूर्य, मंगल, केतु, बुध, केतु के ऊपर से गुजर रहा है और बृहस्पति और राहु राहु के ऊपर से गुजर रहा है। तो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन निष्पक्ष होकर मैं कहूँगा इजराइल के लिए 10 दिन बहुत भारी है। 10 दिन, क्योंकि 10 दिनों में अगर इजराइल उन पर अटैक नहीं कर पाया या उनको समाप्त नहीं कर पाया या समाप्त करने के लिए चल नहीं दिया
तो शायद इजराइल को खुद को समस्या आ जाए। ये बहुत दुखद है। राहु में राहु की दशा चल रही है इजराइल की। राहु में बृहस्पति 23 नवंबर 2023 तक है, और यहाँ पे बृहस्पति युद्ध के भाव का स्वामी है, तो ये थोड़ा सा इजराइल के लिए चिंता का विषय है अभी। क्या इजराइल, आप कह रहे हैं कि अगर इन 10 दिनों में इजराइल इस युद्ध को नहीं समेट पाया तो इजराइल हाँ, का विखंडन भी हो सकता है? नहीं, विखंडन जैसे विखंडन क्या, मान लीजिए पूरा अगर राष्ट्र को कोई जीत लिया, इजराइल पे सबने हमला कर दिया, तब उसको विखंडन मानिए चाहे राष्ट्र की समाप्ति मानिए। और क्योंकि आपको लग बेंजामिन रहा है कि नेतन्याहू ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर, चोरी छुपके न्यूक्लियर पावर वो बनाता रहा, इजराइल का मोसाद उसको नष्ट करता रहा। इजराइल भी कूदा है, ईरान भी कूदा है, और ज्यादातर जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो तो इजराइल के खिलाफ है, एक यूएई को छोड़ दिया जाए तो। बाकी अमेरिका वहां गया है, ब्रिटेन कह रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो दुनिया में इस्लाम वर्सेस वाली स्थिति बन रही है। और जो ईसाई हैं, जो आपने एक बार कहा भी था कि ईसाई बहुत घाटे में रहेंगे, वो ईसाई भी ढुलमुल स्थिति में बने हुए हैं। वो कुछ तो हमास के पक्ष में और कुछ इजराइल के पक्ष में। देखिए, उसमें ज्यादातर तो मान लीजिए इजराइल के पक्ष में है, लेकिन अभी का जो कंसर्न है, जैसे अमेरिका ने अपनी वहां पे समुद्र में अपने जहाज उतारे, बेड़े, और लेकिन उसके साथ साथ रशिया भी अपना सबमरीन उतार दिया है। अब सेनाएं खड़ी हैं, वेट कर रही हैं, और जो बाइडेन के जो बयान आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि संभवतः इजराइल अंदर जाए, और यही उचित रहेगा इजराइल के लिए। नहीं तो सब घेर के इजराइल को मार सकते हैं। ये बहुत घेर दुखद के है। इजराइल को मार सकते हैं। तो इजराइल पे ये 10 दिन बहुत खतरे का है। दुनिया के बहुत लिए भारी क्या है। स्थिति बन रही है? भारत के लिए इसमें क्या स्थिति बन रही है? अब भारत के लिए तत्कालिक रूप से अभी 1-2 महीने कुछ भी नहीं है। अच्छा। तत्कालिक रूप से कुछ नहीं है। तेल वेल वगैरह के कारण महंगाई और स्थिरता भले ही बढ़ जाए, अदरवाइज भारत अभी डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। और आपने भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी कहा था कि अक्टूबर के बाद उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। नहीं, उनकी स्थिति तो मैं 2020 से बता रहा हूँ खराब है, लेकिन अक्टूबर के बाद बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। और जो गोचर बदल रहे हैं, कई ज्योतिषी, मैंने आज करीब 7-8 ज्योतिषियों को देखा, वो लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर खत्म होते ही युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि राहु वहां से हट जाएगा। इतना आसान नहीं होता युद्ध की भविष्यवाणी करना। राहु के हट जाने से कुछ नहीं होता। मंगल है, और इजराइल की जो दशा है वो साफ साफ लंबे युद्ध का इशारा कर रही है। राहु में राहु, अगर इजराइल इन लोगों को मार ले गया, हमास को उत्तरी उत्तरी गाजा पे कब्जा कर ले गया, तो आप ये मान के चलिए फिर इजराइल सबको मारेगा और सब में शामिल होगा वो। सबको मारे। भारत की जैसे आज आप बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी खबर आई है कि कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट को भारत से बुला लिया है। मास्टर स्ट्रोकवादी इसको ऐसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने हटा दिया है, लेकिन असल में खबर यह है कि कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए। तो कनाडा के साथ भी भारत के तनातनी के रिश्ते तो चल ही रहे हैं, और उसमें बीच में एक खालिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा भी बड़ा प्रबल हो ही रहा है बीच में भारत के साथ। नहीं, कनाडा से तो संबंध नहीं सुधरने वाले अभी। कनाडा से नहीं सुधरेगा। और जो भविष्य मालिका में सबसे बड़ी बात, अभी तक तो मैंने ज्योतिष की बात की पूरी भविष्य मालिका में स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कनाडा का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन रूस का भारत के अगेंस्ट होना और चीन का और 13 मुस्लिम देश, सोचिए कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां बनती दिख रही है कि नहीं। अगर अभी हम देखें, और वो 13 मुस्लिम देश कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट हैं, और वही लोग पूरी उम्मीद है कि भारत के अगेंस्ट होंगे। और हमारी तैयारी, जैसे आप देखिए इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनकी
बताते हैं कि आयुध जो भी है, आर्म्स एंड एमुनिशंस, वो उतना बढ़िया काम नहीं कर रहे थे, जैसे उस फिल्म में दिखाया गया है जवान में। तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं इस तरह के। लेकिन 30 के बाद यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, और 30 के 30 बाद अक्टूबर के एक बाद, एक दिन, 30 अक्टूबर के बाद। जी 30 अक्टूबर के बाद, हम्म, 30 अक्टूबर के बाद ये बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो 30 अक्टूबर आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं ये स्थिति दिख रही है, अगर देखें तो सारे मुस्लिम कंट्री जो 12-13 आप कह रहे हैं, वो एक तरह से चाइना के नेतृत्व को लगभग लगभग स्वीकार कर रहे हैं। चाइना वहां घुस रहा है, और चाइना ने इजराइल के मामले में आपने ध्यान दिया होगा, खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग की है उसने, चाइना ने। भारत के प्रधानमंत्री भी अपने स्टैंड से थोड़ा हिले हैं। हालांकि भारत के नेहरू के जमाने से पॉलिसी है फिलिस्तीन के पक्ष में रहने की, लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के पक्ष में बिना हमास, बिना फिलिस्तीन का नाम लिए, बिना इस्लाम आतंकवाद का नाम लिए एक सहानुभूति भरा ट्वीट किया था। लेकिन कल वो इससे सीधे पलट गए, और कल वो फिलिस्तीन के जो प्रमुख हैं उनके साथ उनकी लंबी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को वो सहायता करेंगे, और भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ वही है। तो ऐसे में जब चाइना भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, भारत भी अपने आप को फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो कैसे युद्ध होगा? ये तो सब एक ही पाले में दिख रहे हैं। नहीं नहीं, पाले में तो दिख रहे हैं। देखिए बेसिकली जो मुझे मैं जो देख पा रहा हूँ, चाइना की भी कुंडली है और अमेरिका की, यह लड़ाई अमेरिका वर्सेस चाइना प्लस रूस है, बाकी सब मोहरे हैं। और अमेरिका इसमें अब किसी भी समय कूद सकता है, और इसी साल 2023 में ही अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, मतलब इस युद्ध में दिखता है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, वो तो आपने हथियार भी अपने उतार दिया है उसका, तो हथियार बेचने का एक धंधेबाज तो वो है ही, वहां उसने हथियार भी उतार दिया है, और बोला है कि अगर इजराइल का वजूद नहीं रहा मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के ये तक बयान आए, तो फिर अमेरिका भी नहीं रहेगा, उसने ये तक कह दिया। हाँ, तो इसीलिए युद्ध अब संभावी लग रहा है। और इसके लिए देखिए, जैसे भविष्यवाणिका की मैं बात करूं, तो वहाँ के जो उड़ीसा के जानकार लोग हैं, वो चाहते हैं उनको ज्योतिषियों से बात ना करना पड़े। ज्योतिषी चाहते हैं कि उन लोगों के बिना हमारा काम चल जाए। ये सब टसल चल रही है। नहीं तो जैसे साल नहीं पता चल रहा क्या साल होगा, 25 होगा या 26 होगा, तो इसमें वो लोग जो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर ज्योतिषियों को वो सौंपें तो ज्योतिषी लोग उनको निकाल देंगे, मतलब ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे होने वाली है। हाँ, वो कह रहे थे अभी, जो मेरी जो पुलिन पांडा जी आए थे इंडिया स्पीक्स पर, तो वो एक चैनल सत्य भांजा को लेकर कह रहे थे कि रसिया जो है, रसिया ने स्ट्राइक करवाया इसके चैनल पर कि सारे वो पोथी हमें लाकर दो, और उन्होंने मना किया। तो रूस और चीन के लोग पुरी में, यानी कि उड़ीसा में, और खासकर ढेकनाल, पुरी, उसके आसपास जो इलाका है, उसमें वो डेरा डाले हुए हैं, और वो लगातार भविष्य मालिका पर शोध कर रहे हैं। क्या वजह है? रूस और चाइना को क्या लग रहा है भविष्य मालिका के बारे में? आपको क्या लगता है? उन लोगों को तो ये पता चला है रूस और चाइना के लोग हैं, लेकिन अमेरिका की भी प्रेजेंस है। अमेरिका दिखेंगे थोड़े उनके आदमी शायद सारे इंडियन हो, वो तो रूसी और चाइनीज वजह से पहचान में आ रहे हैं। तो जैसा कि पहले भी ये बात मैं कह चुका हूँ कि अमेरिका को ये बात मालूम है, नासा को ये बात मालूम है, तो वो लोग एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, और अगर उनके हाथ में आ गया तो उसको पूरा पढ़ भी डालेंगे। वो अपने यहाँ की तरह नहीं कि 15 साल से काम हो रहा है और कोई काम नहीं हो पाया, वो इसको पढ़ डालेंगे। हालांकि पढ़ने लिखने से क्या मतलब, जब जो होना है वो तो होके रहेगा, जो होना है होके रहेगा। पिछले दिन एक और खबर आई थी कि और भविष्य मालिका में ये बात है कि जो कुछ भी है वो घटता है भगवान जगन्नाथ के आसपास, पुरी में। ये भविष्य मालिका में केंद्र उड़ीसा ही है। तो ये भी आया था कि वहां का भोग दूषित हो गया। आप ही ने मुझे भेजे थे ये बात कि वहां का भोग दूषित हो गया,
और रक्त उसमें आ गया, और ये भविष्य मालिका का संकेत है। भविष्य मालिका ने पहले भी संकेत किया है। तो ये क्या घटना हुई थी और इसका क्या आकलन, ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है? ज्योतिषीय आकलन ये कहता है कि जैसे उनके पुजारियों में आपस में झगड़े हुए और उनका ब्लड प्रसाद में आ गया। तो ये रक्त जो है मंगल का कारक है और झगड़ा राहु का, वो मंगल राहु मतलब युद्ध, ये मतलब बार बार संकेत हो रहे हैं उसी युद्ध के, विवाद के। विवाद के, और वो बार बार दिख रहे हैं। तो ये जो आपने और भविष्य मालिका पे अध्ययन किया है, और मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, ज्योतिष और भविष्य मालिका के जानकार दोनों को मिलकर एक बार बातचीत करना चाहिए। भविष्य मालिका इस अक्टूबर के बाद से क्या संकेत कर रही है, इस साल से क्या संकेत कर रही है? भविष्य मालिका भी अक्टूबर के बाद जो वास्तविक युद्ध है, कायदे से जो अक्टूबर में घटना घटनी है, वो मेरा ज्योतिषीय आकलन था, वो भविष्य मालिका का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो अच्छा। भविष्य मालिका ने कहा, मैं इसलिए उसे सच मानने की तरफ हूं, क्योंकि अक्टूबर में पता चल गया, ज्योतिषी गण अपना गणना लगाए और अक्टूबर मुझे दिखा, और भी ज्योतिषियों ने लगाया होगा कि अक्टूबर खराब जाएगा। लेकिन भविष्य मालिका में लिख रहा है कि 30 अक्टूबर के बाद विश्व युद्ध की परिस्थितियां शुरू हो जाएंगी। तो वो उसमें ये भी कह रहा है कि एक जगह तो ये भी कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा हमला होगा अक्टूबर के बाद में, मतलब दिसंबर तक, शायद रूस इन्वॉल्व हो या कोई और देश हो, मतलब चाहे वो इकट्ठे मिसाइल्स गिरें और चाहे वो एटॉमिक कुछ हो। क्योंकि पुतिन, जब कल मैं देख रहा था, वो कहीं जा रहे थे, तो उनके जो स्टाफ में 2 बैग था, एटॉमिक बैग। और आपको शायद ये कहानी मालूम हो कि एक बार गोरबाचोव से पहले या गोरबाचोव के बाद में कोई झगड़ा हुआ अमेरिका से, तो उसने कहा कि हम अपना जो है एटम बम का जो बटन है वो अपने पास हमेशा रखते, हम दबा देंगे। तो बड़ा बवाल हुआ था, 90s की बात है, मुझे लगता है 91-92 की बात है। तो ये स्थिति है। भविष्य मालिका में एक जगह आया है कि चंद्र बाड़ो वसु राजा नरेंद्र जाड़ो थोकाए नष्ट हेबो मरीबे रणो भाड़ो। मतलब 2014 में अंक में राजा नरेंद्र होंगे और उनके शासन में खाद्यान्न संकट और महंगाई के साथ अकाल गिरेगा। तो महंगाई जो दिख रही है, खाद्यान्न हो सकता है अगली बार दिखे, अकाल नरेंद्र मोदी, 25-26। नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी के लिए है? हाँ, नरेंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। कब कब और से एक कब से जगह कब तक है? इसमें सिर्फ इन्होंने कहा कि 14 में नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति राज करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है तृतीय विश्व युद्ध के समय भारत के शत्रु देशों द्वारा भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। ये भविष्य मालिका की एक्सटेंशन है, उसी का पार्ट है। और फिर बता रहे हैं कि कल्कि जी द्वारा मात्र शत्रु देशों द्वारा प्रयोग किए गए सभी बम और हथियार निष्क्रिय हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे एग्जैगरेशन लगता है कि कलयुग में ये संभव नहीं। अगर भगवान को अपनी लीला करनी होगी तो कलयुग में विज्ञान के हिसाब से करेंगे। तो विज्ञान के हिसाब से मतलब उनके परमाणु बम को रोकेंगे या किसी तरह से करेंगे। उस तरह से नहीं होगा जैसा कि उसमें 500 साल पहले लिखा गया था। और फिर मोबाइल बंद करने का है कि ये तो जगह जगह आया है कि मोबाइल बंद करने का काम हो, मोबाइल कुछ दिन काम नहीं करेगा। मेट्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा, ये भी वो बताए हैं। और अपने अपने बीच लड़ाई में बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऐसे करके चीजें हैं। क्रिकेट लोगों को पागल कर देगा और दुर्नीति के छक्के चौके से बॉल गिरेगी, और ये सब बताएगा। ओजोन परत का भी है इसमें। मतलब भविष्य और मालिका सबसे में बुरा बहुत। है 2026 के लिए है कि राजा जो है उनको जाना पड़ेगा छोड़ के, भविष्य मालिका के हिसाब से। हम्म। और
मतलब वो एक हिसाब से पलायित कर जाएंगे। ठीक इसी जगह ज्योतिष भी यही मानती है कि वो 27 के 17 सितंबर 1927 के पहले ही उनको पद त्यागना पड़ेगा। 17 सितंबर 1927 से पहले, 17 सितंबर उनका बर्थडे ही आता है, उससे पहले पद त्यागना पड़ेगा। पद त्यागना पड़ सकता है अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तब सत्ता में, या कोई भी आएगा हाँ उसको पद त्यागना पड़ेगा, कोई भी आएगा हाँ, उसको कोई पद भी त्यागना। आएगा। सही बात तो ये है कि कोई भी आएगा तो उसको पद त्यागना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज और है सुशील जी, जो अभी हमास इजरायल युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका ने अब चारों तरफ युद्धपोत तैनात किया है, लेकिन अमेरिका के युद्धपोत के बावजूद कई मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं और अमेरिका ने कुछ मिसाइलों को मार गिराया है। और ये प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर हैं पेंटागन के, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के, उन्होंने इसकी पुष्टि की है, बाकायदा ये ऑफिशियल न्यूज है कि यूएस कार्नी ने 3 जमीन से हमला करने वाले मिसाइल को ड्रोन से मार गिराया है। और ये मिसाइल ईरान के समर्थक हुती विद्रोहियों की ओर से लॉन्च किया गया था। तो और उनका कहना है कि ये हमने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है। तो युद्ध जैसी, विश्व युद्ध जैसी स्थिति तो दिख ही रही है। नहीं, ये आज की खबर है। हाँ, ये आज की खबर है। अल जजीरा में दिया होगा, लेकिन इसमें एक जगह अमेरिका का भी बड़ा आज 20 गड़बड़ाया है। अक्टूबर की खबर है, ये 20 अक्टूबर की खबर है, आज की है। जी, तो अब समझ लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट तो हो ही गया। अगर वो उसके मिसाइल को मार रहे हैं वो लोग, तो इन्वॉल्व तो हो ही गए हैं। इसमें दिया है न्यूयॉर्क सहारा धनवस्पदा होई जिबा हाहाकारा पड़ी जिबा अथर्व निर्वेड़ा। न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से तबाह और वीरान हो जाएगा, जहां कोई इंसानी जीवित प्राणी नहीं रहेगा। जर्मनी, रूस, जापान, इटली आदि की बड़ी क्षति होगी और वही फिर 13 मुस्लिम देश मिलके जल थल वायु से भारत में आक्रमण करेंगे। मीन शनि का जब संयोग होगा तब भारत के अंदर भयंकर युद्ध होगा। मतलब मीन शनि 29 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है। 25 को पड़ रहा है। और भारत मैं आपसे भारत बताऊं, के उस समय की अगर हम ग्रही स्थिति देखें तो उतना बुरा स्थिति मतलब मैदानी ज्योतिष में मैंने देखी नहीं है। सिर्फ अच्छा, 29 25 अप्रैल जी 29 अप्रैल 2025 को अगर हम देखें इस बात को, 29 अप्रैल 2025, यानी वो स्थिति आपने पिछली बार भी कहा था कि वो स्थिति बड़ी खराब है, वो स्थिति बहुत जी खराब है। तो मैं 25 की स्थिति, इधर कनाडा के साथ आपको लग रहा है कि अमेरिका भारत पर कुछ प्रेशर भी डालेगा, क्योंकि कनाडा भारत में बहुत टेंशन बढ़ गया है। 41 राजनयिक उसने बुला लिए हैं कनाडा ने, और भारत ने उनको शायद कहा था कि हमारे जितने राजनयिक कनाडा में उतने ही तुम्हारे यहाँ होने चाहिए। तो 21 राजनयिक भारत के वहाँ कनाडा में, तो यहाँ होने चाहिए, और कनाडा ने अपने बुला लिए हैं। तो ये क्या हमास इजराइल से कुछ जुड़ेगा भी, या ये एक अलग पैरेलल चलता रहेगा? ये पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद भारत पर इस तरह के दबाव बढ़ते जाएंगे। कोई कुछ 30 कहेगा, अक्टूबर कोई को है। कुछ कहेगा, इस तरह का। अच्छा, और जैसा मैंने एक आप बताया था कि अडानी पर कोई फैसला पूरे भारत को शुक कर देगा, हिला देगा, तो मैं अभी भी कायम हूं उस पर कि अगर उनकी ओरिजिनल कुंडली है तो। अडानी पे आपने कहा था, मुझे याद है, और अडानी पे जो कहा तो एक न्यूज तो आ ही गई है, और ये न्यूज है खासकर जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा से संबंधित है। और महुआ मोइत्रा को लेकर ये मामला जो है उसमें कहा गया कि वो क्वेश्चन, एक इंडस्ट्रिस्ट ने खुलासा किया है कि वो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अडानी को लेकर क्वेश्चन करती थी, पूछती थी। एक इंडस्ट्रिस्ट का जो है रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला आया महुआ मोइत्रा पर। कारोबारी का नाम है दर्शन हीरानंदानी। उन्होंने एक शपथ पत्र दिया है और
महुआ मित्रा ने कहा है कि कारोबारी हीरानंदानी की कनपटी पर बंदूक रखकर एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। तो एक बड़ा मामला है कि दर्शन हीरानंदानी कह रहा है कि महुआ मित्रा मुझसे पैसे लेकर अडानी को लेकर या मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए क्वेश्चन करती थी। महुआ मित्रा कह रही है कि वो उसके कनपटी पर बंदूक रखकर ये लिखवाया गया है। आपकी बात सही तो हो ही गई है कि इसमें अडानी इन्वॉल्व तो हो ही गया है ये मामले में। नहीं, अडानी और पिछले कई कई आर्थिक विवादों में चल रहे हैं। सीधे सीधे दूसरी सरकार होती तो शायद वो बिहाइंड द बार्स होते, लेकिन अब क्या बोला जाए, कुछ भी, चाहे सीएजी का हो चाहे अडानी का कोयले वाला जो ₹1.5 का कोयला ₹4.5 में बेच दिया, इंडोनेशिया से ₹1.5 में उन्होंने उठाया और भारत में ₹4.5 में बेच दिए। तो ये सब है, ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार में आ रहा है। और जो जितना बुरा समय चल सकता है उतना चल रहा है अडानी का भी। बुरा समय चल रहा है। तो ये जो महुआ मित्रा वाला मामला आया है, दर्शन हीरानंदानी ने जो आरोप लगाया है और ये एथिक्स कमेटी के पास गया है और एथिक्स कमेटी ने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है। तो आपको लगता है कि अब अगर अडानी पे कोई भी मामला लगेगा तो उसको इसी आड़ में कवर अप किया जा सकता है कि भाई ये तो पैसे लेके आरोप मतलब लगाए गए महुआ मित्रा ने, तो आगे जो भी अब ये सवाल पूछेगा उस पर यही आरोप लगेगा, मास्टर स्ट्रोक लगाया जाएगा कि पैसे लेके सवाल पूछा जा रहा है। अडानी को इससे स्केप मिलेगा, स्केप रूट मिलेगा इससे या मोदी सरकार को? नहीं मिलेगा। महुआ मित्रा को इन लोगों ने इसलिए पकड़ा है कि महुआ मित्रा अमेरिका से पढ़ी हुई है, मॉर्गन स्टैनले बैंक में एमडी रही है, एमडी है बहुत बड़े पद पर, और इतना पैसा उस महुआ मित्रा के पास है कि गिफ्ट और घर के इंटीरियर के लिए मुझे नहीं लगता कि ले सकती। मुझे जो महुआ मित्रा को मैं जो जानता हूँ, और जबरदस्त मतलब बहुत तेज तर्रार पढ़ी लिखी लेडी है, और तो इसलिए उनको किया गया कि ये इनको बैंक की बैंकर हैं, पूरी जानकारी है, तो अगर इन्हीं को हम लपेट देंगे तो बाकी जो नॉन टीवी जर्नलिस्ट हैं, जो मतलब सोशल मीडिया यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं, वो तो खुल के बोल रहे हैं, लेकिन वो सरकार पर उतना असर नहीं पड़ रहा है जितना महुआ मित्रा का एज अ सांसद बोलना हो गया। तो इसमें आज महुआ के वकील ने भी अपना नाम वापस ले लिया है और महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बिजनेसमैन ने हलफनामा दायर किया है, इसे कल सभी मीडिया संस्थानों में प्रसारित किया गया, उस पर तुरंत रोक निषेधाज्ञा की आवश्यकता है। संसद में मुखरता से वो अपनी आवाज उठाती है, इसलिए उस पर मामले हुए। और उन्होंने अपना शंकर नारायण ने फोन किया कि मुझ पर दबाव बनाया गया है और ये सब चीजें आपस में चल रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें उलझती हुई दिख तो रही है, जो आपने कहा था खासकर इसको लेके, अडानी को लेके, वो चीजें उलझती हुई दिख तो रही है। और हमने एक चीज और कही थी, एक राजनेता की मतलब देहावसान की बात कही थी। हाँ, वो भी जनवरी फरवरी तक या इसी साल तक ऐसा कुछ भगवान ने करे ऐसा कुछ हो। मतलब ये इसी साल दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी में ऐसा देखने को मिल सकता है जी। और एक आपका जो था खासकर शुक्र वाला कि इस बार फिल्म और महिलाओं को लेकर जो चीजें आपने कही थी वो साफ दिख रही है। कहा कि इस बार पहली बार सुप्रीम कोर्ट लगातार 10 दिन तक सुनवाई करता रहा गे मैरिज पे, और अंत में जब कहा कि ये तो केंद्र और संसद का मामला है, तो 10 दिन पूरे कोर्ट का बर्बाद किया। तो आपको लग रहा है कि ये जो दुष्प्रभाव है खासकर ये गे वाला, और ये जो महिलाएं आरोप लगाएंगी इस तरह का, कलकत्ता हाई कोर्ट ने लड़कियों को भी सेक्स शिक्षा कंट्रोल करने का आदेश दे दिया, ये भी बहुत सारा चीजें एक साथ तामझाम चल रहा है। ये शुक्र के प्रभाव में कब तक रहेगा भारत? शुक्र के प्रभाव में 2025 तक रहेगा। और आपने देखा होगा कि जब से शुक्र लगा, मुझे लगता है जुलाई से लगा है, अगस्त के बाद से फेसबुक पे, खासकर फेसबुक की रील्स पे इतनी गंदगी आ रही है, इतना गंदगी कि बच्चे के साथ आप बैठ के देख रहे हैं, पता चला कोई रील आ जाए, कोई बेली डांस आ जाए, इस तरह का। तो ये चलेगा, ये तो शुक्र का दुष्प्रभाव। और भारत की कुंडली में शुक्र छठे घर में माना गया है, तो जब भी शुक्र मिथुन, इसीलिए जब मिथुन में आता है तो उसे बड़ा खराब माना जाता है। तो निश्चित तौर पर
ये इस तरह से महिलाओं से रिलेटेड, महुआ मित्रा का ही देखिए केस महिलाओं से ही संबंधित है, तो ये चर्चा में रहेंगी। और मैंने एक चीज ये भी कही थी कि चुनाव में कोई महिला, जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें किसी महिला को के ऊपर नजर जाएगी, वो मतलब अचानक बहुत बूम क्षितिज पर ऊंचाई पर जाएगी। और ये जो है महिलाओं वाला स्थिति तो आपने जो कहा था वो साफ साफ दिख भी रहा है। आपको भविष्य मालकान के हिसाब से इस साल और कुछ घटित हुआ दिख रहा है सुशील जी? इस साल के लिए कुछ और आप कहेंगे? ये अब अक्टूबर आ गया, खत्म है, अब नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं। हाँ, मेरे पास कहने को भारत के लिए तो नहीं है, लेकिन विदेश के लिए है कि युद्ध बढ़ेगा या युद्ध चलता रहेगा या अचानक युद्ध बड़ा रूप ले लेगा। बड़ा रूप ले लेगा कुछ लोग युद्ध सिर्फ जो गोचर से देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ गोचर से देखते हैं। गोचर उतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरी ज्योतिष में, है पर उतना नहीं है। जब दशा गोचर और दशा को समझिए कि दशा मतलब वो पार्सल तैयार है, माल तैयार है और गोचर उसको पहुंचाने जाता है। तो मान लीजिए माल तैयार है और जिसको चाहिए वो खुद ही रिसीव कर ले, तब तो बिना गोचर के काम हो गया। तो मुझे थोड़ा सा है कि जो वैश्विक स्थितियां हैं वो बहुत ही खराब होने जा रही हैं। परसों की बात है, एक क्लाइंट हमसे फोन किए, वो करीब 77 साल के होंगे। तो उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया था, कई मतलब करीब 10-12 करोड़ होंगे। तो मुझसे वो कहते रहे कि क्या करें। हमने कहा ये आपका काम है। कह रहे युद्ध तो चलेगा। वो सारे पैसे निकाल के एफडी कर दिए। तो एफडी कर ये दिया। एफडी कर दी, कहीं इसमें कुछ तो मिलेगा। उधर पता चला सब खत्म हो जाए। तो भारत तो में आर्थिक मंदी और आदि की आहट तो नहीं सुनाई दे रही है सुशील जी अभी खाद्यान्न? हालांकि हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बड़ी खराब दिखाई गई है और सरकार उससे डिनाई कर रही है, सरकार का ये पक्ष है। लेकिन ये बात भी सच है कि 80 करोड़ को आज भी जो है वो भूखे रखे हुए हैं, राशन दे के वोट खरीदने का काम होता है। तो स्थिति आज जी, तो कहीं आर्थिक संकट अथवा खाद्यान्न संकट तो नहीं दिख रहा भारत के दशा में? खाद्यान्न संकट बहुत बड़ा दिख रहा है। कब दिख रहा है? चाहे इस साल चाहे अगले साल बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट है। यानी इवन महंगाई बढ़ जाएगी फिर? खाद्यान्न का पूरे विश्व में संकट होने वाला है। जब सब जगह, आप बताइए, पता ही नहीं चल रहा है कौन मिसाइल जॉर्डन मार रहा है, कौन मिसाइल लेबनान के हिब्दुल्ला मार रहे हैं, कौन इराक मार रहा है। सीधे सीधे मैं तो रात तक पूरा इसको अध्ययन करता हूँ, तो मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि कैसे सब चीजें इकट्ठे होने लगी। कुछ लोग हमसे कहते थे, जब मैं अक्टूबर के बारे में भविष्यवाणी लिखता था उसको रिपीट करता था जानबूझ के, तो लोग कहते थे सुबह सुबह आप पोस्ट कर देते, मैं एक दिन करके शेड्यूल करके डालता हूँ रात में, तो आप पोस्ट कर देते हैं, सुबह खराब हो जाती है और डर लगता है। हमने कहा डर लगता है तो आप मत पढ़िए, ब्लॉक कर दीजिए, कम से कम आपको वास्तविकता तो पता चले। तो वही लोग आज कह रहे हैं जो कहा आपने अक्टूबर के मामले में, वो सही गया। लेकिन अक्टूबर के बाद जो है वो भविष्यवाणिका कह रही है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भविष्यवाणिका कह रही है सब चीजें। नहीं, जैसे अक्टूबर के बाद आपकी ज्योतिष क्या कहती है और भविष्यमाल का क्या कहता है? भविष्यवाणिका तो पूरा का पूरा युद्ध बता रहा है, विश्व युद्ध की शुरुआत बता रहा है। हमारी ज्योतिष ये कह रही है कि युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध बढ़ेगा और देश इसमें शामिल होंगे। अब उतना ज्यादा जितना उसमें कहा गया है, जरूरी नहीं कि उतना हो, पर युद्ध तो चलेगा। युद्ध तो चलेगा और उसका खाद्यान्न संकट जो है, आर्थिक संकट से भारत बचा रहेगा? इस बार बचा रहेगा, अगली बार नहीं। अगली बार नहीं। सुशील जी, ये अब नवंबर दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव है और आप राजनीतिक विश्लेषण में तो इस समय आप बहुत, आपकी महारत है। चुनाव में आप क्या दशा देख रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी का कुंडली आपके पास है? जी, मैं स्पष्ट चुनाव में यही कह रहा हूं कि कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। शायद एक राज्य, कोई राजस्थान की उम्मीद है भाजपा के, मिजोरम में वैसे भी हारेगी। तो छत्तीसगढ़ तो 100% वो जीत रही है। छत्तीसगढ़ के
मुझे बघेल की कुंडली एक लोगों ने दिया अभी हाल ही में, तो मैं करता रहता हूँ। और हमारे कुछ मित्र हैं दिल्ली के जो भारतीय विद्या भवन राव सर से जुड़े हैं, वो भी कुंडलियाँ बेचते रहते हैं। तो स्थिति ये है कि ये किसी भी तरह से ये जो चुनाव होंगे दिसंबर 3 दिसंबर को जो परिणाम होंगे, भाजपा के लिए अच्छे नहीं होंगे। भाजपा के लिए अच्छे नहीं होंगे तो सुशील जी, दो चुनाव वो हार चुकी है, कर्नाटका और हिमाचल, और ये जो 3 चुनाव अगर 4 में 5 में 3 ये गंवा देती है। और मिजोरम का तो मुख्यमंत्री भाजपा एनडीए का घटक होकर भी वो प्राइम मिनिस्टर को धमकी देता है, वहां से केंद्र सरकार को धमकी देता है। प्राइम मिनिस्टर केंद्र मोदी सरकार कह रही है कि आप जो चीन कुकी हैं, जो म्यांमार से घुसपैठ हो रहा है, उस पर रोक लगाई। वो कहता नहीं लगाता, क्या करोगे, जबकि उनके गठबंधन में शामिल है। तो ऐसे में तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रधानमंत्रित्व का उम्मीदवारी है वो भी बहुत डैमेज होगा, खतरे में पड़ेगा। नहीं, भाजपा में शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था, तो अब बता दे रहा हूँ। भाजपा में विघटन भले ना हो, लेकिन लड़ाई पूरी सतह पर आ जाएगी। जैसे योगी जी का और अमित शाह का कोल्ड वार चलता है, जानने वाले जानते हैं, और जो बहुत भक्त टाइप के लोग हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी जो भी कहें, वो इस पर बड़ा नाराज होते हैं। वो लोग बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं कोई लड़ाई नहीं है, सब प्रेम से रह रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये हो गई है, जो मुझे सुनने में आया है कि रामचल कौन है, अरे राजभर, ओम प्रकाश राजभर। राजभर, ओम हाँ। प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो इनको महाराज जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो जब वहां से बार्गेनिंग हुई कि आप इनको कैसे मंत्री बना सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि मंत्री हम बना सकते हैं, लेकिन उतने ही मेरे बनेंगे, कुछ ज्यादा ही बनेंगे। हमारे कोटे के मंत्री बनेंगे तब आपके कोटे के बनेंगे। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि 40 सीटें आप बांटेंगे, 40 मैं बांटूंगा। तो आप समझ लीजिए क्या होने जा रहा, झगड़ा होगा। झगड़ा बढ़ेगा तो इसमें ये जो है। और विश्वस्त मेरे जो उनके यहाँ आने जाने वो लोग बताएं। वो तो और एक चीज और दिख रहा है कि नितिन गडकरी एक अलग ही पाले पर खेल रहे हैं। अब वो भी कस के मुस्लिम तुष्टीकरण पे बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं। तो क्या संघ भी कुछ गेंद गेंद उछाल रहा है? ऐसा संघ की कुंडली तो है आपके पास, क्योंकि संघ विजयदशमी 1925 को बना था। जी नहीं, संघ ये आखिरी देख रहा है, और वो फैसला कुछ ले सकता है जनवरी फरवरी, अब से लेकर जनवरी फरवरी तक, सॉरी दिसंबर तक, दिसंबर या जनवरी तक। तो संघ का ये कहना है, वह किसी न किसी नेता को इन दोनों लोगों के अगेंस्ट बढ़ाएगी। और जो आज की डेट में यहाँ मरबनिंग है कि योगी जी और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ये पूरा एक तरफ से एक है, कॉम्पैक्ट है इस वक्त। अच्छा, राजनाथ जी और योगी में कंपैक्ट है, जबकि दोनों में शुरू में बनता नहीं था। नहीं, अब सब एक है, तीनों लोग, गडकरी भी। अच्छा। हाँ, तीनों अच्छा। एक साथ हैं। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है कि चुनाव का जो परिणाम, ज्योतिषीय आकलन अगर आप करें, तो चुनाव के जो परिणाम आएंगे राज्यों के, उसके बाद भाजपा में विघटन बढ़ेगा? क्योंकि ये बात कई ज्योतिष कह रहे हैं कि भाजपा में विघटन बढ़ेगा। आपने भी शायद पहले एक बार बोला है ये बात। नहीं, हम बोले हैं इसको, कारण क्या है उसका, 6वां भाव जो झगड़े का भाव होता है, वहाँ नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है। तो हम्म। यहाँ पे कुछ विवाद तो होगा ही। और जैसे पिछले विवादों में सुषमा स्वराज सम्मिलित हुई थी, तो आज जो लेडी सुषमा स्वराज की समकक्ष हैं, नाम नहीं लूंगा, तो वो भी हाँ। शामिल रहेंगी उस विवादों में, उस गुट की। तो तो और आपका अगर मैं आकलन ऐसे लूं कि आपने कहा शुक्र का प्रभाव और रहेगा 25 तक, तो ये गुट हो सकता है कि उस लेडीज को आगे बढ़ा दे अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर होगी तो। हाँ, हो सकता है, शायद हो जाए। क्योंकि आपने कहा शुरू में, आपने जनवरी फरवरी में कहा था कि राजनीति में बड़े पद पर एक ऐसी महिला का उदय होगा जो लोग सोच नहीं पा रहे हैं। हम्म। और जो स्थिति बन रही है, अगर निश्चित तौर पे इन राज्यों में भाजपा की हार होती है, तो प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टरशिप को डैमेज होगा। उनको फिर वो कुछ पाकिस्तान, कुछ पीओके, कुछ ढेकना, कुछ इधर उधर करने पड़ेंगे, वरना वो बहुत डैमेज हो चुका होगा उनका। जी, मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा, अगर वो इजराइल के तरफ ही रहते,
ये तो राजनीतिक एनालिसिस में बता रहा हूँ, ज्योतिषी तो मैं जो कह चुका हूँ उस पर नहीं हटूंगा। अगर वो इजराइल की तरफ ही रहते, और ये फिलिस्तीन को रसद वगैरह भी पहुंचा रहे हैं, मुझे खबर है, हाँ कहीं हाँ, मैं सुना हूँ उसको। घोषणा किया है, उन्होंने तो घोषणा किया है। जी, मैं दिखा तो जो देता हूँ। हाँ। इनका इनका जो वोट एक बार फिर कॉम्पैक्ट हो रहा था, जो हम्म। जो कट्टरपंथी वोट है वो कॉम्पैक्ट हो रहा था कि इजराइल के साथ है। अब वो फिलिस्तीन के साथ दिख रहे हैं और लग रहा है ठीक से दिखेंगे। लग रहा है ठीक से दिखेंगे, ये मैं कहूंगा एक बार दिखा देने के लिए लोगों को, ताकि लोग ये देख लें कि भारत ना तो स्टैंड बदला है। इजराइल पे उन्होंने मास्टर स्ट्रोकवादियों को एक सुर्रा दे दिया था चलाने के लिए कि सुर्रा चलाओ, मोदी जी आए इजराइल के पक्ष में, और बड़े बड़े अखबार लिखने लगे। मुझे तो अब अखबारों की रिपोर्टिंग देख के ही बड़ी हंसी आती है। और अब वो आ गया कि भारत का स्टैंड न बदला है, मदद जारी रखेंगे। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से पीएम मोदी ने बात की, उनसे अवार्ड भी ले चुके हैं। तो ये मैं दो कहूंगा दिखाने के लिए, और वो साफ लिख रहे हैं। स्पोक टू द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी एची महमूद अब्बास कन्वेड माय कंडोलेंस एट द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स एट द एआई Ahli hospital in Gaza. We will continue to send humanitarian assistance for the Palestinian people. इजराइल को अभी तक इन्होंने कोई भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट नहीं भेजा, सिर्फ एक ट्वीट किया था, शेयर्ड आवर डीप कंसर्न एट द टेररिज्म। और टेररिस्ट कंट्री के साथ यहाँ पे चूंकि इनको हिंदू वोटरों को यहाँ पे लुभाना है, तो कंसर्न एट टेररिज्म भी बता दिया, जबकि टेररिस्ट कंट्री ही है। वायलेंस एंड डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द रीजन reiterated India's long-standing principal position on the Israel-Palestine issue। तो यहाँ पर वो यहाँ के मास्टर स्ट्रोकवादी को एक लाइन भी दे रहे हैं कि भैया ये नेहरू के जमाने का था, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी होता है तो सब कांग्रेस का जमाने का था, तो इसलिए हम उस पे बने हुए हैं। तो वो नहीं गए हैं, वो इजराइल पे सिर्फ एक, जो अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव के समय जुमले उछालने होते हैं, वो जुमला उछाला था, क्योंकि उसमें ना हमास का नाम था, न इस्लामिक आतंकवाद का नाम था, कुछ भी ऐसा नाम नहीं था। तो ये जो आप कह रहे हैं, और असिस्टेंस भेजने की बात भी मैं दिखा देता हूँ, हिंदुस्तान वाला देना लेना जो है, ये देखिए आप, इसका हेडिंग दिखाओ, नहीं बदला भारत का स्टैंड, मदद भेजना जारी रखेंगे, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास से पीएम मोदी ने की बात कि हम आपको मदद भेजते रहेंगे। तो अब क्या लग रहा है आपको कि भारत की क्या कंडीशन फंसेगी? तो वो तो डबल गेम खेलने वाले देश के रूप में फंस जाएगा भारत। देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो एक तरफ जो बाइडेन खुद कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं करेंगे उसकी रसद वसद के मामले में, तो ये कहीं ना कहीं नकल कर रहे हैं। और अगर भगवान ने करे अगर भारत पे हमला होगा तो उसका कोई कारण होगा ना, तो यही सब कारण है। ये किसी तरफ हम नहीं है, हमारा कोई स्टैंड नहीं क्लियर है। तो उनको अगर लंबी चौड़ी एक आबादी मिलेगी और इतना बड़ा क्षेत्र मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा कब्जा कर ले। सही बात है। और दूसरा है कि वो इतना कुछ लुटाकर भी जब यहाँ के मलेच्छ इनके नहीं हुए, तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने पर वहां के मलेच्छ या मलेच्छ देश क्यों इनके होंगे? इसलिए भविष्य मालका की वो बात भी दिख रही कि 13 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे, वो बात भी दिख ही रहा है कल। बिल्कुल दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि ये चीजें होगी। तो लेकिन जो हमें सुशील जी, लग रहा है, हमें जो लग रहा है कि पहले ये विश्व युद्ध बढ़ेगा और उधर कुछ निपटा के तभी ये लोग इधर आएंगे, तो इसमें शायद 25 लग जाए, 2025 लग जाए, क्योंकि उनके तो दो ही शत्रु हैं। वैसे तो इन सबका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं यहूदी हैं, लेकिन वो फिलिस्तीन और इजराइल के कारण एक तो इजराइल को शत्रु मानते हैं और एक इंडिया को शत्रु मानते हैं कश्मीर के कारण, और ये जो इस्लामाइजेशन नहीं हो पाया भारत का, तो इजराइल के बाद फिर अटैक उनका भारत पर ही हो सकता है। ये दो ही शत्रु हैं उनके, जी दिख तो रहा ही है।